हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 8th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू है, पार्ट 2 जो है आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में दिया गया है भारतीय संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति जो हमारे देश में है, ठीक है, वो किस तरह से व्यवस्थित की गई है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी लोग हैं वो उन सभी को, जो भी देश के नागरिक हैं 18 साल से ऊपर, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को व्यस्त मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। कि संविधान सभा जब बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो ये संघर्ष हुआ है वो, इस संघर्ष ने लोगों को एक तरह से बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, जिम्मेदार नागरिक बना दिया है और वो जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के योग्य हैं। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच, तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। कि जो सोच है वो लोगों की लोकतांत्रिक बनेगी और जो तौर तरीके हैं, जो सही चीज़ें हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों के अंदर एक समानता की भावना आएगी और जो जाति के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर जो आपस में भेदभाव किया जाता है, वो भेदभाव भी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ऐसा उन जो सदस्य थे उनकी सोच रही। सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव को अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी भेदभाव के जो प्रतिनिधि है उसको चुना जाता है। जो देश के नागरिक हैं अपने वोट का प्रयोग करके उनको चुनते हैं और वो लोग जनता के प्रति, उनके जो है चुने जाने के प्रति जवाबदेह होते हैं। और इस प्रकार जो संसदीय शासन पद्धति है वो जनता की शासन पद्धति बन जाती है। यानी लोग अब चुनकर सरकार बनाते हैं, यानी इनडायरेक्टली जो है लोग ही क्या चलाते हैं? शासन चलाते हैं। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, ठीक है, जिनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य के अंग कौन से हैं? एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा रहेगा न्यायपालिका। विधायिका क्या है? इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। तो विधायिका का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। दूसरा है कार्यपालिका, जो कानून विधायिका द्वारा बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम जो है वो किसका है? वो कार्यपालिका का है। तीसरा है न्यायपालिका, यह न्याय व्यवस्था की देखरेख करती है। ठीक है, न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय व्यवस्था की देखरेख करेगी और इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। तो कानून की सही व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जाएगी। कार्यपालिका कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखेगी और विधायिका जो है वो कानून का निर्माण करने का कार्य होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही हम जो है यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। तो शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए क्या प्रावधान है कि सभी की शक्तियां एक दूसरे से अलग हैं। यानी इसके पास अपनी शक्तियां हैं, इसके पास अपनी और इसके पास अपनी। अलग अलग शक्तियां होने के कारण विधायिका कार्यपालिका के ऊपर जो है एक नज़र रख सकती है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका या न्यायपालिका, कार्यपालिका विधायिका के ऊपर नज़र रख सकते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नज़र रख सकते हैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या किया गया है, उसकी जो शक्तियां हैं उनको, वो उनका इस्तेमाल गलत ना हो, उनको स्प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए कहीं ना कहीं इनको अलग अलग पावर्स दी गई हैं। और ये शक्तियों को इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग जो है दूसरे अंग पर क्या रखता है? अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है,
तीनों अंगों के बीच क्या रहेगा, सत्ता का संतुलन जो है वो बना रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको मिलान करना है। भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र है 18 साल। ठीक है, वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी रहेगी, 18 साल। नंबर 2 है राज्य की कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है, विधायिका रहेगी। राज्य के कानून को लागू करने वाली संस्था कौन सी रहेगी, कार्यपालिका रहेगी। राज्य के कानूनों को सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस मिलान को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या तो आप ऐसे मिलान भी कर सकते हो या इसका आंसर उसके सामने भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो सार्वभौमिक मताधिकार जो है वो क्या होता है, सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, जो भी प्रतिनिधि जनता चुनेगी, वो जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। प्रश्न 2, संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार जो है जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने वो प्रतिनिधि चुनते हैं और इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। यानी लोगों जो है लोग सरकार चुनते हैं और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है ये किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है, क्योंकि उसके द्वारा चुने हुए ही प्रतिनिधि इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इनके क्या कार्य हैं। तो राज्य के मुख्य अंग, पहला है विधायिका जिसका कार्य है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, कानूनों को लागू करना और शासन चलाने का काम करना। तीसरा है न्यायपालिका, यह न्याय व्यवस्था की देखरेख करती है और इसका कार्य कानून की सही व्याख्या जो है करना है। ठीक है, इसका सही व्याख्या करना है। क्लियर, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये कार्य न्यायपालिका का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है आपको, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। तो शक्तियों का बंटवारा, इसका क्या मतलब है कि शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां, जो अंग हमारे कौन से हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनकी शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों को इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन जो है वो बना रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, शक्तियों का बंटवारा जो है इसको कहा जाता है। तो ये थी आपके आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।